आज मैं ब्रीथ पढ़ाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ लेना है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको समझना है डायमीटर के बारे में, व्यास के बारे में अच्छा से समझना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। आप पहले से जानते हैं लेकिन एक बार फिर भी अच्छा से समझना है। ये ब्रीथ है और ब्रीथ का यहां पर सेंटर है। सेंटर से होते हुए ब्रीथ के दोनों छोर को टच करने वाले रेखा को व्यास कहा जाता है, यानी कि डायमीटर कहा जाता है। ये क्या है? डायमीटर है, जो कि सेंटर से होते हुए ब्रीथ के दोनों छोर को टच करा। ये क्या है? डायमीटर है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा डायमीटर के बारे में। अगर आप यहां से इधर में खींचेंगे तो ये डायमीटर नहीं है। अगर आप यहां से इधर में खींचेंगे तो ये डायमीटर नहीं है, ये डायमीटर नहीं है, डायमीटर ये है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब समझना है आपको रेडियस के बारे में। एक बार अच्छा से समझना है। अगर एक बार अच्छा से समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पर सेंटर है। अगर आप यहां से यानी कि सेंटर से ब्रीथ के किसी एक छोर में आप टच करते हैं तो ये क्या है? त्रिज्या है। और त्रिज्या आप यहां पर इधर में भी खींच सकते हैं तो त्रिज्या हमेशा बराबर होगा। आप यहां पर इधर में खींचेंगे तो त्रिज्या हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि ये जितना है उतना ही ये होगा, ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। एक बार अच्छा से फिर से समझना है। मैंने एक ब्रीथ बना लिया। इसके बाद यहाँ पर क्या सेंटर है, आप यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या खींच दिए। ये क्या है? त्रिज्या है। मान लेते हैं कि ये x है, यानी कि लेंथ इसका कितना है? x है। और इधर में आप खींच दिए एक त्रिज्या, यहाँ पर देखिए सीधा, तो क्या हो गया? तो ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या है और यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या है। तो ये x है तो ये भी x होगा। अब आपको समझना है कि सेंटर से होते हुए जो रेखा ब्रीथ के दोनों छोर को टच करता है उसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। यानी कि आप कहेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया? व्यास हो गया। अब आपको समझना है यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या है तो क्या है? त्रिज्या x है। त्रिज्या क्या है? रेडियस क्या है? x है। अब आपको समझना है यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया? डायमीटर हो गया। तो डायमीटर क्या हो जाएगा? समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि यहां से लेकर यहां तक x और यहां से लेकर यहां तक x, यानी कि 2x हो गया। अब यहां पर आपको समझना है, यहां पर x है। अब यहां पर आपको समझना है रेडियस कितना है? x है और डायमीटर कितना है? 2x है। अब यहां पर आपको अच्छा से हमेशा के लिए याद कर लेना है, समझ लेना है। यानी कि डायमीटर रेडियस का दुगुना होता है। डायमीटर कितना होता है? रेडियस का दुगुना होता है। व्यास कितना होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। और त्रिज्या कितना होता है? व्यास का आधा होता है। बिल्कुल समझ में आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अब चलते हैं आगे। अब यहां पर आपको समझना है जीवा के बारे में। जीवा किसे कहेंगे? देखिए, अगर आप यहाँ पर इस तरीके से खींच दिए तो ये जीवा है। यहाँ पर सेंटर है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जीवा है। अब जैसे जैसे आप सेंटर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे आप सेंटर की ओर जाएंगे तो जीवा क्या होगा? अब यहाँ पर आपको समझना है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाएंगे तो जीवा क्या होगा, मतलब घटेगा या बढ़ेगा? तो देखिए, आप समझिए क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ पर हम लोग जीवा खींच दिए तो ये सभी जीवा है। तो ये छोटा जीवा है, इसके बाद बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाएंगे तो जीवा बड़ा होता जाएगा और एक सबसे बड़ी जीवा होगा जो कि सेंटर से होते हुए खींचा हुआ रहेगा। अब समझना है कि जो रेखा सेंटर से होते हुए ब्रीथ के दोनों छोर को टच करता है उसको तो डायमीटर कहते हैं, लेकिन आप इसको जीवा भी कह सकते हैं। लेकिन ये कौन सा जीवा है? सबसे बड़ी जीवा है। अब आपसे पूछा जा सकता है डायमीटर को क्या कहते हैं और क्या कह सकते हैं? यानी कि सबसे बड़ी जीवा, यानी कि सबसे बड़ी जीवा को ही डायमीटर कहते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी आप खींच सकते हैं। ये जीवा है, ये जीवा है। जैसे जैसे आप सेंटर की ओर जाएंगे तो जीवा बढ़ते जाएगा। अगर आप सेंटर से दूर होते जाएंगे तो जीवा छोटा होते जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया है। यानी कि सबसे बड़ी जीवा को डायमीटर कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको समझना है, जैसे आप पहले से त्रिज्या के बारे में पढ़े हैं, व्यास के बारे में पढ़े हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा या क्वेश्चन में रहेगा कि सबसे बड़ी जीवा दिया हुआ है तो ब्रीथ का परिधि निकालना है। और ब्रीथ का परिधि निकालने के लिए आप त्रिज्या का यूज करते हैं या डायमीटर का यूज करते हैं, जीवा का कभी यूज नहीं किए हैं। और दिया हुआ है कि सबसे बड़ी जीवा दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है। ये आपको अच्छा से समझना होगा। अब चलते हैं आगे। अब यहां पर आपको समझना है ब्रीथ की परिधि। ब्रीथ का परिधि क्या होता है? देखिए, ये ब्रीथ है और ये क्या है? ब्रीथ का बाउंड्री है। समझने का प्रयास कीजिएगा। ये ब्रीथ का घेरा है, यानी कि बाहरी लंबाई। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ब्रीथ का परिधि क्या होता है? यानी उसका जो बाउंड्री है उसका लेंथ होता है। अब यहां से आपको समझना है, यहां से आपको इसको नापना है। तो यहां से इसको नापेंगे, जितना आया वही परिधि कहलाएगा। यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है, जो लंबाई है, वही परिधि है। तो परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2
पाई आर होता है, 2 पाई आर। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 जनरली लेके चलते हैं और आर क्या है, त्रिज्या है। तो हमेशा के लिए आपको याद कर लेना है वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा और किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो कमेंट में लिख के बताइएगा। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहां पर बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में। परिधि में क्या था, यानी कि जो बाउंड्री है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान के चलते इधर में कोई क्षेत्र है, खेत है या मैदान है, फील्ड है, तो इसका जो बाउंड्री है, तो बाउंड्री का जो लंबाई है वो क्या है, परिधि है। अब क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि ये जो टोटल एरिया है इसका क्षेत्रफल बोल रहा है, ये टोटल का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से समझ लेना है और फॉर्मूला को याद कर लेना है, फिर प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होने लगेगा। एक बार अच्छा से समझना है, फिर कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आपको समझना है अर्धवृत्त के बारे में, एक बार अच्छा से सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले एक वृत्त का चित्र बनाएंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो वृत्त को दो पार्ट में कौन बांटता है, तो डायमीटर बांटता है। समझने का कोशिश कीजिएगा, यहां पर सेंटर है, अगर यहां से हम मिला देंगे तो ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। डायमीटर वृत्त को दो पार्ट में बांटता है, यानी कि बराबर बराबर दो पार्ट में बांटता है। एक पार्ट इधर हो गया, दूसरा पार्ट इधर हो गया। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां से इधर में क्या है, आधा वृत्त है और यहां से इधर में आधा वृत्त है। तो आधा वृत्त को ही अर्धवृत्त कहा जाता है। अगर सिर्फ अर्धवृत्त को बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। मैं फिर से एक वृत्त बना लिया, तो पूरा वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, तो कुछ लोग क्या करेंगे, जब पूरा वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है तो अर्धवृत्त का इससे आधा होना चाहिए, यानी कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, पाई आर मिलेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहां पर आपको अच्छा से समझना है, यहां पर डायमीटर है, यहां से लेकर यानी कि पूरे एक राउंड चलेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि 2 पाई आर होगा। अगर यहां से यहां तक की बात करें तो पाई आर, और फिर यहां से लेकर यहां तक बात करें तो पाई आर, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 पाई आर हो जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है अर्धवृत्त के बारे में। तो अर्धवृत्त का बाउंड्री कहां तक है, अगर यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां से लेकर यहां तक इसका बाउंड्री है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो बाउंड्री का जो लेंथ है वही परिधि होगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, तो पाई आर होगा। कितना होगा, पाई आर होगा। अब आपको क्या करना है, यहां से यहां तक का लेंथ तो इतना हो गया, अब इसको जोड़ देंगे तो ये क्या है, डायमीटर है, यानी कि व्यास है। तो अब यहां पर आपको समझना है, अगर आर के रूप में लिखना चाहते हैं तो डायमीटर आर का कितना होता है, दुगुना होता है। तो यहां पर आप डायमीटर लिख सकते हैं, यानी कि पाई आर प्लस डी डायमीटर। और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, पाई आर प्लस डायमीटर को आप 2r लिख सकते हैं, यानी कि r का दुगुना होता है। अब यहां पर देखिए, इसमें भी r इसमें भी r, तो r को अगर बाहर कर देंगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। तो अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा या कहीं पर आपको देखने को मिलेगा तो ये देखने को मिलेगा या ये देखने को मिलेगा, इस तरीके से भी देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल समझ में आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आगे क्या है देख लेते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब यहां पर आपको समझना है अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे ये वृत्त है तो ये टोटल इसका क्षेत्रफल है। अगर इसको हम आधा कर दें तो इधर में आधा वृत्त हो गया, इधर में आधा वृत्त। तो क्षेत्रफल में क्या होता है, आपको इसमें पूरा वृत्त को 2 से डिवाइड कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। समझने का कोशिश कीजिएगा, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परिधि में ऐसा नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बिल्कुल समझ में आ गया है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब यहां पर आपको समझना है, यहां पर अर्धवृत्त यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ही है, लेकिन यहां पर देखिए, इससे पहले देखिए पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां पर आर क्या है, डी के रूप में है। समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार अच्छा से समझना है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे में 2। अगर आर को आप डी के रूप में चेंज करेंगे तो क्या होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो यहां पर सबसे पहले पाई बटे 2 लिखेंगे और r को चेंज करना है, तो r को d के रूप में चेंज करना है। तो आप क्या लिख सकते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि r जो होता है यानी कि डायमीटर का आधा होता है, यानी कि r के जगह में आप इतना लिख सकते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, d बटे 2 कर दिए तो पावर है तो पावर तो रहेगा ही। अब यहां पर देखिए तो क्या हो जाएगा,
पाई हो जाएगा और यहाँ पर d का पावर 2 है तो d का पावर 2 रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 का पावर 2 तो 4 हो जाएगा और 4 दूना 8 यानी कि ये है। तो इस तरीके से देखने को मिलता है। आपसे कहीं पर फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर इनमें से कौन सा है, ये ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो एक बार अच्छा से आपको सीखना होगा, समझना होगा। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे क्या है। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, समझने का कोशिश कीजिएगा क्या बोल रहा है। उस वृत्त की परिधि क्या होगी, यानी कि परिधि निकालना है जिसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो परिधि निकालना है तो परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। तो 2 लिखेंगे और पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे तो यहाँ पर 22/7 रख दिए और आर का वैल्यू कितना है, 21 है। यहाँ पर आर दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, 2 पाई आर, 7 तिया 21, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर इसको गुना कर लेते हैं, या पहले इसको गुना कर लेते हैं। 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर से 2 से गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 यानी कि 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, 2 छक 12 और 1 13 यानी कि इतना आ गया है। अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है। अब यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो लेंथ है तो ये क्या है, सेंटीमीटर में रहेगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, देख लीजिए का ऑप्शन सही है। अगर एक बार अच्छा से सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होने लगेगा। अगला प्रश्न दूसरा नंबर है, किसी रस्सी की लंबाई मीटर में कितनी होगी जिसे एक भैंस को बांधने पर वह, यहाँ पर लिखा हुआ है 9856 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को चल सके। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर समझना है, यहाँ पर एक खूंटा है और एक भैंस को बांधा हुआ है तो उसमें रस्सी भी होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। मान के चलते यहाँ पर खूंटा है और यहाँ पर रस्सी इतना बड़ा है और यहाँ पर भैंस का गला में बंधा हुआ है। तो भैंस इस तरीके से चारों तरफ घूर घूर के चरेगी। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो एक वृत्त बनेगा। तो ये जो जितना घास को चरी है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसमें बोला है बांधने पर वह 9856 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को चर सके, यानी कि इतना क्षेत्रफल को चरेगी, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ये आपको अच्छा से समझना है। जैसे प्रश्न में घुमा फिरा के दिया हुआ रहेगा, आपको अगर डायरेक्ट दे दिया जाएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आपको परिधि निकालना है या त्रिज्या निकालना है या डायमीटर निकालना है तो आप तो निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा आपको उलझाने के लिए देखिए यहाँ पर क्या लिख दिया, भैंस लिख दिया कि यहाँ पर भैंस बांधा हुआ है और जितना एरिया को चल रहा है और एरिया दिया हुआ है। तो इसमें क्या निकालना है, किसी रस्सी की लंबाई यानी कि त्रिज्या। अब रस्सी की लंबाई क्या है, ये रस्सी है तो यहाँ से यहाँ का लंबाई क्या है, त्रिज्या है, यानी कि आपको त्रिज्या निकालना है। आपको उलझाने के लिए उल्टा पुल्टा लिख के दे सकता है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो इसमें सिंपल सा बात है कि क्षेत्रफल दिया हुआ है वृत्त का और त्रिज्या निकालना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो एरिया बराबर यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो पाई आर स्क्वायर होता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहां पर आपको अच्छा से समझना है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना है, 9856 है और इधर में क्या है, पाई का वैल्यू रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा और यहाँ पर आर का स्क्वायर है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, बट्टे में तो 1 है, ये तो गुना हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो इससे इसको काट सकते हैं। तो पहले 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, यहाँ पर बच गया है 1 तो हो गया 18। तो 2 से काट रहे हैं तो 18, 9 दूना 18, 9 दूना 18, इसके बाद यहाँ पर 5 है तो 2 दूना 4, इसके बाद 1 बच गया है तो 2 8 16, इतना हो गया है। फिर से 11 से काट लेंगे, 11 से कटेगा, जो भी अमाउंट दिया हुआ रहेगा कटने वाला अमाउंट रहेगा। तो आपको सोचना नहीं है कि 11 से ये कटेगा या नहीं कटेगा, कटने वाला ही होगा। देख लीजिए। तो सबसे पहले 11 से काट लेते हैं, 11 चौके 44, यहाँ पर देख लीजिए 11 चौके 44 कितना बच गया है, तो यहाँ पर 5 बच गया है तो 52 हो गया है। तो कहाँ तक जाएगा, यानी कि फिर से 11 चौके 44 तक ही जाएगा, 11 चौके 44 तक जाएगा। अब यहाँ पर कितना था, 52 था, लेकिन हम लोग गए हैं 44 तक। तो यहाँ से देख लीजिए 1 दाएं 10, यानी कि 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 8 बच गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए तो 8 है तो फिर से यहाँ पर 8 यानी कि 88, 11 8 88, यानी कि इतना आ चुका है। अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है, ये तो गुना हो जाएगा तो क्या करना है, 4 4 8 हो गया और गुने में 7 है और इधर में आर स्क्वायर है। अब यहाँ पर आपको समझना है, तो आर का वैल्यू निकालना है तो इधर में स्क्वायर रूट देना होगा। तो इधर में हम स्क्वायर रूट दे देते हैं, कितना है 448 और गुने 7 है। अब यहाँ पर आपको समझना है
वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना है, 7 से आपको इसको गुना कर लेना है और बाद में आपको वर्गमूल निकालना है। या आप क्या कर सकते हैं, जोड़ा लगा सकते हैं। जोड़ा कैसे लगाएंगे, जैसे यहां पर 7 है तो 7 का जोड़ा इसमें होगा, अब इसको तोड़ना होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो तोड़ने के लिए क्या करेंगे, तो 7 का जोड़ा जरूर होगा, तो आपको क्या करना है, 7 से इसको डिवाइड करना है। तो देखिए 7 छक 42, लेकिन यहां पर 44 है तो 2 बच गया, तो कितना हो जाएगा 28, 7 चौके 28। कहने का मतलब है कि 64 को 7 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। कहने का मतलब है, देखिए सॉल्व करने का तरीका समझने का प्रयास कीजिएगा। कहने का मतलब है कि इसके जगह में आप लिख सकते हैं 64 गुने 7, और ये 7 तो पहले से है, तो यहां पर देखिए जोड़ा मिल चुका है। अब यहां पर आप अपना दिमाग लगा के आंसर बता सकते हैं। देखिए वर्गमूल निकालना है तो 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है, 8 8 64, और यहां पर 7 का जोड़ा है 7 7 49, तो 49 का वर्गमूल 7 होता है, यानी कि आंसर आ चुका है 8 7 56, यानी कि यहां पर आ गया है 56। अब यहां पर मीटर में है या सेंटीमीटर में है, तो मीटर में है, देख लीजिए 56 मीटर है, का ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक वृत्त की परिधि 352 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल निकालना है, बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है उसको लिख लेना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, समझने का कोशिश कीजिएगा। पाई का वैल्यू तो मालूम है, अगर आर का वैल्यू मालूम हो जाएगा तो आसान तरीके से क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आर का वैल्यू निकालने के लिए ही वृत्त का परिधि दिया हुआ है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, तो परिधि बराबर सबसे पहले आपको लिखना है, परिधि कितना दिया हुआ है, समझने का कोशिश कीजिएगा। परिधि कितना दिया हुआ है, 352 दिया हुआ है। एक बार मैं अच्छा से लिख लेता हूं, वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है, 352 दिया हुआ है। और वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको समझना है। तो 2 पाई आर होता है, वृत्त के परिधि बराबर इतना होता है, और परिधि दिया हुआ है तो यहां से आर निकाल लेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले 2 से काट लीजिए, फटाफट काटना है। तो देख लीजिए 2 एकम 2, 1 बच गया है तो 15, 2 सते 14, 1 बच गया है, 2 छक 12, यानी कि यहां पर कट चुका है। अब आपको आर का वैल्यू निकालना है। तो आर का वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर 176 है और यहां पर क्या है 22/7 है। पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 है। तो अगर आर का वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये पाई कहां चला जाएगा, नीचे में चला जाएगा। लेकिन यहां पर आपको अच्छा से समझना है 176 है। अब यहां पर 22/7 रखेंगे तो यहां पर 22 रहेगा और ये 7 ऊपर में चला जाएगा, ये आपको समझना होगा। तो देख लीजिए बहुत ही आसान तरीके से कटना चाहिए। तो सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे, 22 से कटेगा लेकिन 22 का पहाड़ा तो जानते नहीं है तो दिक्कत होगा। तो सबसे पहले 2 से काट लेना है। तो 11 दूनी 22 होता है। अब यहां पर देख लीजिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो 2 से 2 अठे 16, अब समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर 17 है तो 2 अठे 16, फिर से 1 बच गया, 2 अठे 16, और यहां पर गुने में 7 है और बटे में 11, 11 अठे 88, यानी कि 8 सते 56, यानी कि आर का वैल्यू कितना आ रहा है, 8 सते 56, यानी कि 56 आ रहा है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। आर का वैल्यू आ गया है, आर का वैल्यू कितना है 56 है। तो क्या करेंगे, एरिया निकालना है। तो पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे और आर का वैल्यू आ गया है 56, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो आपको 56 गुने 56 लिख लेना है। बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से समझना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले काटेंगे 7 अठे 56। अब आपको गुना करना है, जैसे आप गुना करने के लिए जानते हैं वैसे गुना कर लेना है। तो सबसे पहले इसको ही गुना कर लेते हैं, 22 को रहने देते हैं। तो मैं इधर में लिख लेता हूं, समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर 22 है और इसको गुना करेंगे तो 8 छक 48 के 8 हो गया, हाथ में 4, 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 4 44, यहाँ पर इतना आ गया है। अब गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा देख लीजिए। आपको सिंपल में 22 से गुना कर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 4 8 हो गया और 22 से गुना करना है। तो क्या होगा, 2 अठे 16 के 6 और 2 चौके 8, 1 9, 2 चौके 8। अब यहाँ पर फिर से 2 से करेंगे तो वही चीज़ आएगा, यानी कि यहाँ पर 6 9 8 आ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आ जाएगा 6, इसके बाद 9 6 15 के 5, इसके बाद 8 9 17 और 1 18 के 8 और यहाँ पर 9, देखिए इतना आ गया, यानी कि 9856। बहुत ही आसान तरीके से आंसर आया है, देख लीजिए 9856 इसका क्षेत्रफल है। तो देख लीजिए कहां पर है 9856, यानी कि क ऑप्शन सही है। तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। आप सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं समझाने के चलते बड़ा कर रहा हूं और टाइम को ले रहा हूं। अगर आप समझे रहेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 56 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। अब यहां पर परिमाप निकालना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है। इसमें क्या है, 56 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा।
तो अर्धवृत्त कैसा होता है, इस तरीके से होता है। तो यहां से लेकर यहां तक का लेंथ कितना होता है, यानी कि पाई आर होता है, समझने का कोशिश कीजिएगा। और यहां से यहां तक ये क्या है, डायमीटर, और डायमीटर यहां पर दिया हुआ है कितना है, तो 56 है, समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार अच्छा से समझना है। तो ये अर्धवृत्त का परिधि निकल रहा है। अब यहां पर आपको समझना है, इसका वैल्यू तो 22/7 रख देंगे। अब यहां पर आपको समझना है कि आर का वैल्यू क्या रखेंगे। तो यहां पर डायमीटर दिया हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है व्यास 56 है, तो 56 का आधा आर हो जाएगा। तो 56 का आधा कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 8 16, यानी कि 28। यहाँ पर क्या रखेंगे, 28 रखेंगे और प्लस में 56। 7 चौके 28, 7 चौके 28, 4 से इसको गुना कर लेते हैं, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 और प्लस 56। अब जोड़ लेते हैं, तो 56 और 8, 8 6 14 के 4, हाथ में 1 और 8 5 13 और 1 14, यानी कि इतना आ गया 144। देख लीजिए कहां पर है, तो क ऑप्शन से। तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 5 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक अर्धगोलाकार खिड़की जिसका व्यास 63 सेंटीमीटर है की परिधि क्या होगी, यानी कि यहां पर भी क्या है, अर्धवृत्त है। तो यहां पर अर्धगोलाकार बोल रहा है, तो गोलाकार इस तरीके से होता है, अगर इसको आधा करेंगे तो ये क्या मिलेगा, आधा वृत्त मिलेगा। तो आधा वृत्त के बारे में बोल रहा है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, परिधि क्या होगी, अब समझने का कोशिश कीजिएगा। परिधि निकालना है, तो परिधि निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि पाई आर करेंगे और प्लस में डायमीटर करेंगे। तो अब यहां पर आपको समझना है, पाई का वैल्यू तो हम लोग क्या रखेंगे, यानी कि 22/7 रखेंगे, और आर का वैल्यू कितना होगा। अब यहां पर आपको समझना है, एक अर्धगोलाकार खिड़की जिसका व्यास दिया हुआ है, तो यहां पर समझिए व्यास डायरेक्ट दिया हुआ है 63, तो यहां पर तो 63 रख देना है, लेकिन यहां पर आर रखना है। तो आर क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, तो 2 से तो ये कटेगा नहीं, तो आपको क्या करना है, इस रूप में रख देना है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 7 9 63, इसके बाद 2 से काटेंगे तो 11 दूनी 22। अब यहां पर देखिएगा 11 9 99 और प्लस में 63 है, तो क्या करेंगे, यानी कि यहां पर 3 है, समझिएगा। तो 9 3 12, यानी कि 9 3 12 के 2, हाथ में कितना है, 1 है, और फिर से 9 6 15 और 1 16 हो जाएगा। देख लीजिए, यानी कि 162 कहां पर है, तो 162 का ऑप्शन से। तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आ गया हूं दूसरा सेट में, देखते हैं इसमें क्या है। पहला नंबर प्रश्न है, दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार अच्छा से समझना होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं एक वृत्त का फिगर बना लिया, एक बार अच्छा से सीखने का प्रयास करना है। अब मैं एक जीवा बना लेता हूं, ये क्या है, जीवा है, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहां पर आपको समझना है, यहां पर क्या है, सेंटर है। इसी जीवा से सेंटर पर कोण बन रहा है, इसी जीवा से सेंटर में कोण बन रहा है, और इसी जीवा से वृत्त के परिधि पर कहीं पर भी बनेगा तो क्या होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां का जो कोण है, यानी कि यहां का जो कोण होगा इससे आधा होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां का जो कोण होगा इससे आधा होगा, और यहां का जो कोण होगा इससे दुगुना होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर यहां पर 20 है तो यहां पर 40 होगा, अगर यहां पर 60 है तो यहां पर 30 होगा। समझ में आ गया है। तो इसमें क्या बोल रहा है, यानी कि यहां पर कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, तो यहां का जो कोण है वो कितना होगा, तो यहां का कोण यहां वाला से दुगुना होता है, यानी कि 60 हो जाएगा। देख लीजिए कहां पर है, का ऑप्शन सही है। एक बार अच्छा सा फिगर को समझना है। अब यहां पर जो फिगर दिया हुआ है सीधा दिया हुआ है, लेकिन आपसे कहीं पर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके भी दे सकता है। जैसे ये जीवा है, अब आपको समझना है, जैसे अब यहां पर सेंटर में एक कोण बन रहा है इसी जीवा से, और इस तरीके से भी आपको दे सकता है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, या फिर इस तरीके से इधर भी दे सकता है, तो आपको लगेगा कि ये अलग तरीके से दिया हुआ है। आपको एक ही समझना है, एक बार फिर से समझना है, एक बार अच्छा से समझ लिए तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। एक जीवा मैंने बना लिया, ठीक है, और एक सेंटर है, तो इसी जीवा से ये सेंटर में कोण बन रहा है, यानी कि जीवा को आधार मानते हुए समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसी जीवा से यहां पर एक कोण बना है। अब क्या होगा, इसी जीवा से वृत्त के परिधि पर कहीं पर भी बनेगा, जैसे सीधा भी बना सकता है, या आपसे इस तरीके से दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा कि यहाँ का कोण कितना है, या यहाँ को कोण दिया हुआ रहेगा तो यहाँ का कोण ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको क्या समझना है, जो आप सीधा में समझे हैं, जैसे इस तरीके से यहाँ पर सेंटर है और यहाँ पर वृत्त में कहीं पर इस तरीके से बन रहा है, जो सीधा में समझे हैं वही चीज यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर देखिए फिगर देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो आपको फिगर देख के डरना नहीं है, आपको देखना है कि इसमें क्या है, फिगर को कैसे बनाया है।
एक बार अच्छा से फिर से समझना है। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, एक जीवा बना दिया, मैं नहीं बनाता हूँ, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करता है, डायरेक्ट इस तरीके से बनाता है, इस तरीके से बनाता है और यहाँ से इस तरीके से मिला देता है। अब यहाँ पर जो यहाँ पर नीचे में आपको जीवा दिख रहा है वो जीवा नहीं है, तो आपको अलग नहीं समझना है, वही चीज़ है। अगर इसको मिला देंगे तो वही चीज़ है, यानी कि यहाँ पर एक जीवा है और इसी जीवा से यहाँ पर कोण बना है और इसी जीवा से यहाँ पर कोण बन रहा है। तो ये वाला कोण क्या होगा, इससे आधा होगा और ये क्या होगा, इससे दुगुना होगा। तो बिल्कुल समझ में आ गया है। अगर इसमें किसी भी तरीके से घुमा फिरा के अगर फिगर बनाता है तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है, सीधा चित्र बना हुआ है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे आपको बना के दिया जा सकता है इस तरीके से, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर इस तरीके से बना है। अगर इसी में आपको इस तरीके से दे देगा तो आपको लगेगा कि बिल्कुल अलग है, नहीं अलग नहीं है। एक बार अच्छा से सीखना है, अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, देखते के साथ आप आंसर बता दिए होंगे। तो x का मान क्या होगा, यानी कि 120 का आधा होगा, यानी कि कितना होगा, 60 होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, 120 का आधा यानी कि 2 छक 12 और 1 0 यानी कि 60 डिग्री। बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो फिर प्रश्न चुटकी में सॉल्व होने लगेगा। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अब यहां पर आपको समझना है, देखिए मैं क्या बोला कि क्वेश्चन सेम रहेगा लेकिन थोड़ा सा अलग अलग तरीके से फिगर बना हुआ रहेगा, तो आपको थोड़ा सा उलझन में डाल सकता है। अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर क्या था, एक बार अच्छा से समझना है। जैसे इसमें क्या था, इस तरीके से था, इस तरीके से था, इससे पहले वाला में इसी तरीके से था। एक बार अच्छा से समझना है। अगर हम इसको इधर में ले जाएं तो ये सीधा हो जाएगा और इसको हम इधर में ले जाएं तो ये सीधा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर एक ही जीवा से बन रहा था यहाँ पर कोण, लेकिन यही यानी कि अब यहाँ पर क्या है, ये जीवा है लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जीवा है, यानी कि डायमीटर पर बन रहा है कोण, अब डायमीटर पर बन रहा है। समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पर कोण बन रहा है, अगर इसको हम सीधा करके यहाँ पर ले जाएंगे, इसको सीधा करके हम इधर कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो अब आपको समझना है कि x का मान क्या होगा, और कुछ तो दिया हुआ नहीं है। जैसे इससे पहले वाला में क्या था, इस तरीके से दिया हुआ था, इस तरीके से दिया हुआ था, तो यहाँ का मान दिया हुआ है तो ये निकल जाता था। लेकिन यहाँ पर x का मान यानी कि यहाँ का मान पूछ रहा है और इधर में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो आपको अच्छा से समझना है। और एक चीज़ हमेशा के लिए याद करना है, अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण 90 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो जीवा है सबसे बड़ी जीवा है, यानी कि डायमीटर है। तो डायमीटर के उधर में, तो डायमीटर के उधर और डायमीटर के नीचे क्या होगा, आधा आधा वृत्त होगा। तो अर्धवृत्त में बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। तो x के जगह में क्या होगा, 90 डिग्री। लेकिन आपको अच्छा से समझना है। जैसे अगर हम इसी को, ये तो क्या है, त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अगर हम इसको इधर ले जाएं तो इस तरीके से सीधा हो जाएगा, इसको हम इधर ले जाएं तो इस तरीके से सीधा होगा। तो अब यहाँ पर आपको समझना है, इसको सीधा कर दिए तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है। अगर कहीं पर सीधा लाइन है तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण है, यानी कि 180 डिग्री। तो अब आपको समझना है कि यहाँ पर कितना है, 180 डिग्री है। तो यहाँ पर कितना होगा, जब यहाँ पर 180 डिग्री है तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि इससे आधा होगा, यानी कि 180 का आधा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अच्छा से समझना है, अगर एक बार समझ के आप बनाएंगे, अगर एक बार अच्छा से समझ के बनाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। अब चलते हैं आगे, आगे क्या है देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है, अब यहाँ पर तो आधा वृत्त बना हुआ है, तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। या आपको यही समझना है कि पहले इस तरीके से आप पढ़े हैं तो इसी चीज को क्या किया, जैसे इसको सीधा करके यहाँ पर कर दिया और इसको सीधा करके यहाँ पर इधर कर दिया, तो किस तरीके से बनेगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो अब इस तरीके से जैसे यहाँ पर सीधा कर दिया तो यानी कि इस तरीके से कोण बनेगा। तो यही कोण दिया हुआ है, यहाँ पर कितना है, यानी कि 180 डिग्री है। तो यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। या आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है। अगर कहीं पर इस तरीके से आधा वृत्त है और इधर में कहीं पर भी एक कोण बना हुआ है तो ये 90 डिग्री होगा।
किसी भी तरीके से रहेगा, आपको समझना है कि ये अर्धवृत्त है और कोण इधर में बना हुआ है, देखिए यहाँ पर बना हुआ है, तो ये 90 डिग्री होगा। अगर सीधे बन रहा है यहाँ पर तो 90 डिग्री होगा। तो ये आपको हमेशा के लिए समझ लेना है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न 5 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। किसी वृत्त में जिसका केंद्र O पर है, एक समबाहु त्रिभुज ABC है, तो x का मान है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो एक बार मैं फिगर बना लेता हूं, फिगर में समझेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो एक जीवा है यहाँ पर इस तरीके से, और सेंटर यहाँ पर है और इस तरीके से बना हुआ है, और यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है। अब यहाँ पर बोल रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो त्रिभुज है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है? तो समबाहु त्रिभुज है। समझने का प्रयास कीजिएगा। समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सभी कोण बराबर होता है और 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर कितने डिग्री का होगा? तो 60 डिग्री का होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर यहाँ का वैल्यू दिया हुआ रहता तो ये वैल्यू तो निकल जाता, लेकिन वैल्यू नहीं दिया हुआ है। लेकिन बोल रहा है ये जो त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में सभी कोण 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर 60 डिग्री है, तो यहाँ का कोण कितना होगा? जस्ट इससे दुगुना होगा, यानी कि ये कोण कितना होगा? 120 डिग्री का होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 120 डिग्री नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यानी कि घ ऑप्शन में 120 होना चाहिए, मिस्टेक हो गया है ऑप्शन को लिखने में। तो आपको गलत नहीं समझना है, आपको अच्छा से कॉन्सेप्ट को समझना है। तो इसका सही आंसर 120 डिग्री होगा। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न 6 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। दिए गए चित्र में x का मान होगा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। तो ऊपर में 40 है, तो x की जगह में क्या होगा? यानी कि 40 के जस्ट दुगुना, यानी कि 80 होगा। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आज के लिए इतना ही। अगर समझने में कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।